आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे एफएमआरटीपी में आगे बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन आपका लेवरेज का। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो पहले थोड़े बहुत आसान आसान से क्वेश्चन या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो हम ले लेंगे। ओबियसली वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो बड़ा होने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड है। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे लिख लिख के आपको बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लीवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और फिर इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी ए एंड कंपनी बी, दो कंपनी के यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल डेटाज आपको गिवन है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट। अब अगर आपने यहाँ पे लेक्चर अच्छे से देखा है, नोट्स प्रिपेयर किया है, तो आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट अपने पूरे एफएम में जितना पढ़ाया है उसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट आपको 20 से 25 बार रिपीट किया होगा, 20 से 25 बार। इवन आप यूट्यूब से मेरे साथ पढ़े हैं, इवन आप यहाँ पे ऑफलाइन मेरे साथ पढ़े हैं, यहाँ पे ठीक है 20 से 25 बार मिनिमम बोल रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको रिपीट पे रिपीट, रिवीजन पे रिवीजन करवाया हुआ है। ठीक है, तो यूट्यूब स्टूडेंट है या फिर हमारे जो यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जुबानी याद होना चाहिए। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट कहीं पे पेज लेंगे, कहीं नोटबुक होगी आपके पास, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा लिख लेंगे, सेल से लेके डायरेक्ट लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक आप लिख लेंगे। ओके, पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, आप मेरे से पहले प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, डेटा में क्या गिवन है, डेटा में कहता है वेरिएबल कॉस्ट है, कंपनी ए और बी की दोनों की यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद कहता है फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज आपको यहाँ पे गिवन है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें जिसकी फॉर्मूलाज होती है, अगर उसके फॉर्मूलाज पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOOS, अगर आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़े, यूट्यूब इवन कहीं से भी पढ़े मेरे साथ, मैंने ये सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवाए हुए हैं, आपके पास में नोट्स में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, यूट्यूब से भी पढ़े तो यूट्यूब से भी मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, सारे फॉर्मूलाज पे एक एक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास में फॉर्मूला नोट्स आपके पास में ओपन होने चाहिए, तो आपके पास में बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इनकम टैक्स रेट आपके पास में गिवन है और EBIT आपको डायरेक्टली गिवन है, लेकिन कंपनी बी का EBIT गिवन है, कंपनी ए के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है करके। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अपना पेज आ चुका है, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कौन सा डिस्कस करने चले, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेवरेज का जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए हेडिंग देंगे आप मेरे साथ, आप भी आरटीपी लिख रहे होंगे। देखिए मैं हर बार बताता आ रहा हूँ कि आरटीपी और एमटीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में वक्त है तो इसे लिख लिख के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे खुद आपको लिख लिख के यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। बाकी मुझे क्या लिखने की ज़रूरत, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप हेडिंग देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो लेवरेज का है, लेवरेज यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं कि लेवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवरेज। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पूछा है तो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इतने में इनकम स्टेटमेंट तो नहीं आएगा, हमें नेक्स्ट पेज से ही इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से आप भी यहाँ पे मेरी तरह यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, आपको इनकम स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आरटीपी सोल्व कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो और मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, तो हर एक स्टूडेंट के पास में ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए इनकम स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर कर दिया, आपने भी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दिया होगा। आइए जल्दी से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी। ठीक है, आप कंपनी ए और कंपनी बी ऐसा फुल में लिखेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पता है डायरेक्टली उसे पुट कर दो। ठीक है, बाकी सब कुछ सोचते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है उसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये रुपीज़ में वगैरह लिख लेना। ठीक है, रुपीज़ में हम लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट की है, यहाँ पे कंपनी ए का जो है 88,000 रुपीज़, डायरेक्टली 88,000 रुपीज़ गिवन है, तो 88,000 यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। कंपनी ए का 88,000 रुपीज़ यहाँ पर गिवन है, लेकिन कंपनी बी के लिए 50% यहाँ पे ऑफ सेल गिवन है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात निकली है तो बता दूं कि सर अगर सिर्फ 50% लिखा होता तो भी ये इंप्लाइड रहता कि वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज ऑन सेल, ठीक है। तो 50% सिर्फ और सिर्फ लिखा होता तो भी वो सेल पे ही आता, यहाँ पे तो क्लियरली लिख रखा है 50% ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, क्लियरली इसने कुछ और बता रखा है कि 50% ऑफ ये अमाउंट लेना है, तो फिर तो आपको वही लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि 50% सिर्फ और सिर्फ 50% लिखा होता, कुछ भी नहीं, तो फिर वो सेल पे ही आता, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो सेल पे लिख रखा है तो सेल पे ही लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कंपनी ए का, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कहाँ, ये रहा, यहाँ पे लिख दीजिए 26,500, ठीक है। 26,500 बी का यहाँ पे नहीं गिवन है, ठीक है, कुछ नहीं, निकाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा प्रिपेयर करना है तो उनका निकालना पड़ेगा, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है, दोनों का गिवन है, ये 14,000 है और यहाँ पे ये 11,000 है, तो ये 11,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज है, ओके, ये बाद में देख लेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली फॉर्मूला इसका होता है, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इनकम टैक्स रेट 30% है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 30%, ओके, 30%। इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन, ईबीआईटी 14,000 है, बी का गिवन है, ठीक है। तो ईबीआईटी में कंपनी बी का 14,000 यहाँ पे गिवन है, ओके जी, 14,000, और यहाँ पे नहीं गिवन है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अब वर्किंग नोट में आ जाएंगे। अब जो आपको फॉर्मूलेज वाली इन्फॉर्मेशन है उस पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वर्किंग नोट पे आ जाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है, वर्किंग नोट पूरा लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, फाइनेंशियल लिवरेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पे अगर बात करें ए का, ठीक है, ऑफ कंपनी ए, वैसे भी कंपनी ए के लिए ही गिवन है, बी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है फाइनेंशियल लिवरेज की। बताइए, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिवरेज का जैसे ही फॉर्मूला खत्म, बात खत्म, ठीक है, सॉल्यूशन भी हो जाएगा। फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज का फॉर्मूला, एक अमाउंट का फॉर्मूला। हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है, तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ईबीआईटी मुझे बता देंगे, कंपनी ए के लिए क्या ईबीआईटी गिवन है, आंसर इज़ नो, ईबीआईटी नहीं गिवन है। ईबीटी गिवन है, आंसर इज़ नो, ईबीटी भी डायरेक्टली हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज क्या गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज कितना था, 5M1, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो 5M1 है, 5M1 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड हमें किसी के तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5th 6th का यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 5M1 है आपके पास में और ईबीआईटी आपके पास में है। अब यहाँ पे एक रूल है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अपने लेक्चर में, चाहे आप यूट्यूब से है, चाहे ऑफलाइन से है, कहीं से भी है, आपको मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जब ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है तो हम ईबीआईटी या फिर ईबीटी को चेंज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। अगर यहाँ पे मैं देखूँ सर, इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे गिवन है, आपको पता है सर ईबीआईटी के बाद फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट होता है, ईबीआईटी से पहले ऑपरेटिंग लीवरेज चलता है, ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, ठीक है। ईबीआईटी के बाद अगर मैं देखूँ तो इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है, ऐसा 2-3 क्वेश्चन करवाए बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि सर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो कन्वर्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, फॉर्मूलेज में वैल्यू को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईबीआईटी का मतलब क्या होता है सर, ईबीआईटी का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा, ईबीआईटी मिलेगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या चीज़ है सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का पार्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज में कुछ आता नहीं है। तो ईबीआईटी को हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज इसे चेंज करने से हमें ऑपरेटिंग लीवरेज की इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा, और हम यहाँ पे इतना कष्ट नहीं करेंगे। तो ईबीआईटी को ईबीआईटी रहने देते हैं, ठीक है। अब ईबीटी को क्या चेंज कर सकते हैं, ईबीटी का चेंज करें तो हम क्या मिलेंगे, तो अगर फॉर्मूला में देखें सर, ईबीटी मतलब कैसे मिलता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो तो मिलता है, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, तो यहाँ से कुछ हो पाएगा, यहाँ से कुछ हो पाएगा। तो जल्दी से हम इसे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इस तरीके से लिखेंगे और कुछ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ईबीआईटी माइनस हमने कर दिया है, तो यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे 5/1 है, ठीक है, 5/1 है इक्वल टू ईबीआईटी है, ईबीआईटी और डिवाइड बाई
EBIT माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट 14,000 है, तो यहाँ पे ये सोल्व हो जाता है। अब पूरे फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जो नहीं पता, तो हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। 2-3 वैल्यू नहीं पता होती तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पूरे फॉर्मूले में देखें तो मुझे EBIT सिर्फ और सिर्फ नहीं पता है, तो क्या निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल पाएगा। यहाँ पे अगर ये जो यहाँ पे EBIT माइनस 14,000 है वो इस तरफ चला जाएगा, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 EBIT और माइनस 14,000 इंटू 5 कर दीजिए, 14,000 इंटू 5 मतलब कि 70,000, तो 70,000 और 1 का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, 1 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, वही हो जाएगा 1 EBIT, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 EBIT ही रहेगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 1 EBIT इस तरफ भेज देते हैं और 70,000 को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे 1 EBIT इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 EBIT और यहाँ पे 70,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 70,000 प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। तो यहाँ पे 70,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे, EBIT का अमाउंट मिल जाएगा। EBIT इज इक्वल टू कितना हो गया, EBIT इज इक्वल टू 17,500, 17,500 इसे हाईलाइट कर लेंगे और ये हमारा EBIT निकल गया आया, ठीक है। लेकिन ये EBIT किसका है, कंपनी ए का, क्योंकि हमने कंपनी ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंपनी ए, ठीक है। तो कंपनी ए का EBIT हमने निकाल लिया है, कंपनी बी का तो वैसे भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था तो हमें पता ही था। तो यहाँ पे कितना 17,500 लिख देंगे, 17,500 लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल। ये हमने अमाउंट निकाल ली, तो इससे 2-3 अमाउंट पूरे फॉर्मेट में निकल के आ जाएगी। देखिए सबसे पहले 17,500 में से इंटरेस्ट माइनस करते EBIT मिल जाएगा, तो यहाँ पे जल्दी से निकाल लीजिए, EBIT निकाल लिया है तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से निकल जाएगा। 17,500 माइनस 14,000, आंसर आपका आ जाएगा 3,500। ये तो अमाउंट निकाल ही लिया, ऊपर के अमाउंट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए कोई अमाउंट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का कोई अमाउंट है जिसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ठीक है, 26,500, तो हमें 17,500 मिला। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितना अमाउंट होगा जिसमें से हमने 26,500 माइनस किया होगा तो 17,500 मिला होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 26,500 प्लस 17,500, तो ये अमाउंट आया होगा 44,000। तो कहानी किस तरीके से बनती है, कहानी कुछ ऐसी होगी कि सर कॉन्ट्रीब्यूशन 44,000 होगा जिसमें से 26,500 फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ होगा और 17,500 मिल गया, ठीक है। तो देख लीजिए आप, एक अमाउंट निकालने से, ये सिर्फ एक अमाउंट निकालने से 2-3 चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली निकल के आ गई। EBIT निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया और सेल भी निकल के आ जाएगा। सेल भी निकाल लीजिए, दोनों का टोटल 88,000 प्लस 44,000 प्लस 44,000, तो यहाँ पे निकल के आ गया 1,32,000। लीजिए ये भी निकल के आ गया 1,32,000 लीजिए। कंपनी ए का तो मोस्टली पार्ट हमने 90% पार्ट निकाल के दे दिया है और ये 100% भी कर देते हैं। 3,500 EBIT है जिसमें से 30% माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा EAT माइनस 30%। तो यहाँ पे 2,450 है, 2,450 लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा सर, अगर फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला अगर आपको पता है और अगर आपने लेक्चर अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है, लेक्चर्स आपने देखे थे, तो ये आपको ऑलरेडी आता था ये कन्वर्जन, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लेके करवाया था, तो ये चीज़ आपको आती थी। ये सोल्व होते ही आपका पूरे का पूरा फॉर्मेट जो कंपनी ए का है वो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी बी का भी सोल्व हो जाएगा। कंपनी बी के लिए हिंट है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। और यहाँ पे कंपनी 2 है, इसलिए यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के लिए लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी बी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके शॉर्ट फॉर्म के अलोएबल मार्क्स नहीं होते, उसके मार्क्स कट जाते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हमने लेक्चर में आपको पढ़ाया था, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे कहीं से भी हो, लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था सर, लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अलग से फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला याद किया है, मोर देन सफिशिएंट। हमने यहाँ पे याद करवाया था सर कि ऑपरेटिंग लीवरेज को उल्टा कर दिया जाए, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है उसे उल्टा कर दिया जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, बस इसे ही उल्टा कर दीजिए, EBIT डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो EBIT डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो याद करने के तरीके होते हैं बस, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, लीजिए काम खत्म। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 0.25 इज इक्वल टू, यहाँ पे EBIT क्या पता है कंपनी बी का, कंपनी बी का EBIT हमें क्या पता है, हाँ गिवन है क्वेश्चन में 14,000, तो 14,000 कंपनी बी का यहाँ पे हमें अमाउंट पता है 14,000,
तो तीसरी चीज़ निकल के आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन नहीं पता है लेकिन हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में अगर कोई एक चीज़ नहीं पता है तो वो एक चीज़ निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। तो बता दीजिए कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपके पास में आ जाएगा 14,000 डिवाइड बाई 0.25। तो 14,000 डिवाइड बाई 0.25 करेंगे 56,000 आंसर आ जाएगा। 56,000 आंसर आ जाएगा। इसे हाईलाइट कर लेंगे। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। बस आपको अब वैल्यू निकालते जाना है कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए और बात खत्म। ठीक है, तो 56,000 कंट्रीब्यूशन आ चुका है। जल्दी से इसे लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन 56,000। अब लेक्चर मेरे देखे हैं तो मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी सर, कि सेल इज इक्वल टू ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। सेल इज इक्वल टू ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, समझाते वक्त मैंने कहा था कि सर अगर सेल 100% है, ठीक है, जो कि ऑलवेज 100% ही होता है वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो अगर सेल 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 100% होना चाहिए, क्योंकि सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं कहूँ कि सर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट। 100% का 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का क्या होगा सर, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 50%। ठीक है, और यही जब मैंने पढ़ाया था तो इसी के साथ मैंने आपको बहुत बार, इवन काफ़ी सारे लेक्चर में पढ़ा के आता हूँ कि सर कोई चीज़ का अमाउंट और उसका परसेंटेज अगर पता है तो आप 100% अमाउंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कोई चीज़ का अमाउंट और उसका परसेंटेज अगर आपको पता है तो आप उसका 100% अमाउंट कितना होगा ये निकाल सकते हैं। कैसे, अमाउंट डिवाइड बाई उसका परसेंटेज कर दो तो 100% अमाउंट मिल जाता है, और 100% मतलब कि सेल मिल जाएगा। 100% अमाउंट मतलब कि क्या है, सेल। ठीक है, इसे बड़ी डिटेल में हम अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो 56,000 डिवाइड बाई अगर 50% करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 100% अमाउंट निकल के आ जाएगा। 100% अमाउंट मतलब कि हमारा यहाँ पे सेल। तो जल्दी से लिख लेंगे यहाँ पे कितना है, 1,12,000। तो 1,12,000 अमाउंट आ चुका है, और 1,12,000 है। 1,12,000 का 50% करेंगे तो 56,000। ऑब्वियसली 50% है तो दोनों अमाउंट सेम ही रहेंगे। 50% मतलब कि 56,000। तो ये 50% है, यहाँ पे लिख देंगे 56,000। ठीक है, 56,000 लीजिए, 56,000 आ गया। अब फिक्स कॉस्ट क्या क्वेश्चन में नहीं गिवन थी क्या, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ओके, तो फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 56,000 हमें कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, लेकिन ईबीआईटी तो हमें पता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो 56,000 माइनस 14,000 तो 42,000 यहाँ पे आ जाता है। कहानी क्या बनी होगी, कहानी कुछ इस तरीके से बनी होगी कि सर 56,000 कंट्रीब्यूशन है और कंपनी बी का जो फिक्स कॉस्ट है वो 42,000 है, तो 56,000 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 42,000 माइनस हुआ होगा और आपके पास में ईबीआईटी आ गया होगा 14,000 रुपीज़। कहानी अभी कंटिन्यू है। कहानी कहता है कि ईबीआईटी 14,000 है, उसमें से इंटरेस्ट 11,000 है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो माइनस हुआ होगा तो आपको क्या मिला होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 3,000 आंसर आया। कहानी अभी भी कंटिन्यू है, कहता है ईबीटी में से टैक्स माइनस हुआ होगा और आपका लास्ट आंसर ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल चुका होगा। तो 3,000 माइनस 30%, तो यहाँ पे आपका आंसर आया होगा 2,100। 2,100 राइट। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। मेन आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन आपका ये था ईएटी। ठीक है, ईएटी आपका यहाँ पे मेन सॉल्यूशन रहा। ओके, ईएटी आपका मेन सॉल्यूशन था जो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो पूरे का पूरा हमने इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दिया है। इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा हमने प्रिपेयर कर दिया, आपके सामने है। अब इसे जल्दी से सॉल्यूशन के साथ हम चेक कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन में भी कुछ इस तरीके से ही आंसर आ रहा है या फिर कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था इनकम स्टेटमेंट हमारे पास में। तो इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर करा, क्या आंसर हमारा मैच हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। 1,32,000 सेल्स वगैरह ओके, और लास्ट आंसर हमारा ईएटी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है। मैंने कहा था सर फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है। देख लीजिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, और यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हो या फिर ना हो ये भी देखना नहीं है। हो सकता है आरटीपी में प्रिंटिंग मिस्टेक हो और फुल फॉर्म लिखना भूल गए हो, लेकिन एग्जाम में आपको फुल फॉर्म कंपलसरी लिखना होगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे, वरना मार्क्स आपके पास में कट जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में ऑलवेज याद रहनी चाहिए। तो देख लीजिए ईएटी आपका मैच हो रहा है हमारे आंसर से, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2450 और 2100। ठीक है, अच्छा वर्किंग नोट प्रॉपर्ली दिखाएंगे, यहाँ पे भी वर्किंग नोट इन लोगों ने दिखा रखी होगी। ये आप वर्किंग नोट बेशक आप इसे छोड़िए, हमने जो यहाँ पे करवाया है उस तरीके से वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म लिखना कंपलसरी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिख के आएंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, बस यहाँ जहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करे वहाँ पे आप फुल फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉपर लिखिएगा कंपनी ए, कंपनी बी, ईबीटी का फुल फॉर्म क्या है, ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज फुल फॉर्म लिखिए।
ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिखिए। बाकी प्रेजेंटेशन ये बिल्कुल आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो आरटीपी में प्रेजेंटेशन दिया है वो समझ ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे जो हम माइनस करके लिखते हैं, जैसे कि हमने ईबीआईटी निकाला तो उससे हमें कंट्रीब्यूशन वगैरह पता चल गया, तो उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा के आएंगे या फिर वर्किंग नोट में दिखा के आएंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि फिक्स कॉस्ट कैसे मिला था, तो फिक्स कॉस्ट हमें कुछ इस तरीके से मिला था। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें कैसे मिला था, तो फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरीके से मिला था। ऐसी कैलकुलेशन आप जो है यहाँ पे वर्किंग नोट में बना सकते हैं या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ही दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रैकेट में आप दिखाएंगे बिल्कुल सही है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है।